प्यासी आत्माएं। सन 1948 की बात है। उन दिनों में कलकत्ता में रहता था। मैं मुख्य रूप से भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर व्यक्तिगत रूप से शोध कार्यों में जुटा हुआ था। मेरे एक मित्र थे, अखिलेश राय चौधरी। राय चौधरी जी परामनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। उन दिनों वो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में उच्च पद पर थे। एक दिन सांझ के समय जब मैं कर्निंग स्ट्रीट से गुजर रहा था, तभी एकाएक मेरी उनसे मुलाकात हो गई। काफी दिनों बाद मिले थे राय चौधरी जी। मुझे देखते ही वो बोले, अरे भाई शर्मा जी, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बीच में फिर से वो बोल पड़े, तुम तो जानते ही हो, मुझे उस छोटे से मकान में कुछ परेशानियां हो रही थी। पिछले महीने मैंने एक मकान देखा अलीपुर में, पसंद भी आया था। कम से कम 200 साल पुराना होगा वो मकान, मगर बराबर मरम्मत होते रहने के कारण देखने में उतना पुराना नहीं लगा। पहले उसमें छावनी के अंग्रेज अफसर रहा करते थे, इसलिए मकान के कमरे विलायती ढंग से सजे हुए थे। मकान हवादार और आरामदेह था, इसलिए मैंने तुरंत ही 3 महीने की पेशगी देकर उसे किराए पर ले लिया। पर चौथे दिन ही मुझे उस मकान को छोड़ना पड़ा। वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर शोध कार्य करता हूं, इसलिए शायद उन्होंने सीधे अपनी कहानी से ही शुरुआत की थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों, किस लिए छोड़ दिया आपने मकान? इतना अच्छा और आरामदेह मकान? कलकत्ते में तो ऐसे मकान मिलना कठिन ही है। वही तो बात है कि उस लंबे चौड़े हवेली नुमा मकान में एक ऐसा कमरा है जो बिल्कुल खाली है। उस कमरे के पास से गुजरते समय मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा, लेकिन एक अजीब से भय के कारण मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। पता नहीं वहां क्या था, लेकिन चौथे दिन सुबह मैंने मकान की रखवाली करने वाली बुढ़िया को बुलाया और मकान की चाबी उसे थमाते हुए बोला कि भाई मुझे ये मकान ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। बुढ़िया रूखे स्वर में मुझसे बोली, मैं उसकी वजह जानती हूं साहब, फिर भी आप इस मकान में रहने वाले दूसरे सब किराएदारों से ज्यादा टिके। ज्यादातर लोग तो दूसरे ही दिन मकान को छोड़कर भाग जाते हैं। आपसे पहले इस मकान में 3 दिन तो कोई टिका ही नहीं। मेरा ख्याल है कि वो लोग आपके ऊपर काफी मेहरबान रहे हैं। मैंने आश्चर्य से बुढ़िया को पूछा था, कौन वो लोग? तो उसने कहा कि वही जो इस मकान में रहते हैं। वो चाहे भूत प्रेत जिन्न हो या और कुछ, मैं बतला नहीं सकती, मगर वो कई है और काफी ताकतें रखते हैं। भाई शर्मा, उस बुढ़िया ने इतनी भयानक गंभीरता से ये बात कही थी कि मैं इसके बाद उससे बात करने की हिम्मत ही न रख सका। राय चौधरी जी की ये बातें सुनकर मैं बेहद ही उत्सुक हो उठा था। मैंने हंसकर बोला, मेरे ख्याल से आप भूत प्रेत से डरते नहीं। इससे पहले न जाने कितनी बार विचित्र अनुभव हुआ है आपको, फिर इस छोटी बात से आप इतना क्यों डर गए? राय चौधरी जी झेपते हुए बोले, भाई ऐसी बात नहीं, बात दरअसल ये है कि मुझे अपनी पत्नी के कारण मकान को छोड़ना पड़ा। अब तुम तो जानते हो कि वो हद से ज्यादा डरपोक और कमजोर दिल औरत है। उसी के बार बार कहने पर मुझे वो मकान छोड़ना पड़ा। मैंने सहज भाव से कहा, यदि आप कहे तो मैं उस रहस्यमय मकान में कम से कम 1 रात तो अवश्य रहना चाहूंगा। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरे ही दिन मैं अलीपुर के उस रहस्यमय मकान में बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया। उस जमाने में अलीपुर का इलाका आज की तरह गुलजार नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई रहती थी। गिनती के 50-60 मकान थे जो काफी पुराने थे। वो रहस्यमय मकान अलीपुर में सुनसान जगह पर था। पास ही 2-1 दुकानें थी चाय की, और एक छोटा सा होटल भी, बंगाली था शायद, जिसमें चाय के अलावा दोनों वक्त का खाना भी मिलता था। मैंने मकान के पास जाकर देखा तो मकान भीतर से बंद था। मैं जरा आगे बढ़ा, तभी उस होटल का छोकरा नौकर जो झूठे प्लेट धो रहा था मेरे करीब आया और बोला, साहब, क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि यह मकान किराए पर देने के लिए खाली है। हाँ, ये मकान तो साहब खाली है। एक मुसलमान औरत इसकी रखवाली करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही इसी मकान में उसकी मौत हो गई। मौत बेहद दर्दनाक और हादसे से भरी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा था। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। मुंह खुला था, आंखें बाहर को उबल पड़ी थी, और तो और मुंह से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था। जब वो ये सब बोल रहा था तब मैं मकान को निहार रहा था। थोड़ा रुककर छोकरा आगे आते हुए बोला,
साहब, मकान भूतहा है, अब तो और भी लोग इसमें रहने को राजी नहीं होंगे। तभी मैंने उसकी बात को बीच में तोड़कर पूछा, इस मकान का मालिक कौन है? नवाब बहादुर अली खां। खां साहब रहते कहाँ है? लेक रोड पर उनका बहुत बड़ा आलीशान मकान है, उसी में रहते हैं खां साहब। काफी जमीन जायदाद और बेशुमार दौलत है उनके पास साहब। इतना समाचार मेरे लिए काफी था। मैंने 1 रुपया जेब से निकालकर उस छोकरे को इनाम में दे दिया और उसी समय खां साहब के घर जा पहुंचा। संयोग से उस वक्त वो घर पर ही थे। चेहरे से बुद्धिमत्ता टपक रही थी। बातचीत करने का ढंग भी उनका बड़ा ही शिष्ट और आकर्षक था। जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं भूत प्रेत के रहस्यमय विषयों पर खोज कार्य करता हूं, तो वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी विनम्रता से बोले, मकान आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जब तक चाहे उसमें रह सकते हैं। किराए की तो बात ही नहीं है। इस समय वो मकान बेहद बदनाम है। ऐसी हालत में अगर आप मकान के रहस्य का पता लगा लेंगे तो उल्टा मैं ही आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बातचीत के सिलसिले में मुझे पता चला कि खां साहब की पत्नी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। औलाद के नाम पर एक लड़की है जिसका नाम है मेहरुन्निसा। जब मैंने पहली बार मेहरुन्निसा को देखा तो देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत थी वो। शब्दों में उसके सौंदर्य और उसके रूप का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। न जाने कब तक उसकी ओर मैं मुग्ध भाव से देखता रहा। फिर मैंने उसकी ओर से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा, आपका ये मकान कब से मनहूस हो गया है? ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है, पर मुझे इतना जरूर याद है कि बहुत सालों से इसका यही हाल है। थोड़ा रुक रुक कर खां साहब कहने लगे, सच तो यह है कि ये मकान मेरे चाचा का था। आज से 40 साल पहले उन्होंने मुर्शिदाबाद के किसी नवाब से खरीदा था, मामूली दामों में। उस जमाने में यह मकान कलकत्ते में इशरत महल के नाम से जाना जाता था। चाचा से सुना था कि नवाब साहब अय्याश तबीयत के थे। शराब और शबाब का बेहद शौक था उन्हें, और रोजाना रात को इशरत महल में नवाब साहब की महफिल भी जमती थी। कुछ दिनों बाद दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। बर्मा पर जापानियों के हमले का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि नवाब साहब को इशरत महल के अलावा बंगाल में मौजूद अपनी तमाम जमीन जायदाद को एक एक कर बेचना पड़ा। मेरे चाचा की कोई औलाद न थी। जब वो मरे तो उनकी जायदाद संभालने के लिए लाहौर से कलकत्ता आना पड़ा। यहां आने पर यह मकान मुझे इसी तरह सूना नजर आया, और तब पता लगा कि इसमें रूह का डेरा है। मुझे ये बातें मनगढ़ंत और काल्पनिक लगी। मैंने मकान की मरम्मत करवाई, रंग रोगन कराया, नए ढंग के फर्नीचरों से सजाया भी, और एक अंग्रेज अफसर को किराए पर दे दिया। मगर वो ज्यादा दिन टिका ही नहीं। 1 सप्ताह बाद ही भाग खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बतलाया कि मकान काफी भयानक है, रहने के काबिल नहीं है। उसके बाद से किराएदारों का सिलसिला ही चल पड़ा, मगर कोई भी किराएदार 1 सप्ताह से ज्यादा ठहर न सका। नतीजा ये हुआ कि मकान पूरी तरह बदनाम हो गया। आज उसकी जो हालत है वो आप खुद ही देख रहे हैं। आखिर में खां साहब अपनेपन के स्वर में बोले, अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रात को मकान में हरगिज न रहे। हो सकता है कि जान का कोई खतरा हो जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा और दृढ़ता के साथ कहा, मुझे इस मामले में बेहद दिलचस्पी है और अनजानी परिस्थितियों में हिम्मत का दंभ भरना मैं कायरता समझता हूं। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं खतरों के बीच ही पला हूं। भूत प्रेत और खतरनाक से खतरनाक जिन्नों से मेरा सामना अब तक कई बार हो चुका है। आपके भूतहा स्थान में रहने से भी मुझे अपने दिल की मजबूती पर पूरा भरोसा रहेगा। खां साहब ने एक बार मेरी ओर गहरी नजरों से देखा, फिर मकान की ताली मेरे हवाले कर दी। अब कहने की जरूरत नहीं, उसी दिन मैंने भूतहा मकान में अपना डेरा डंडा जमा दिया। जब मैं रात बिताने के लिए पहली बार उस मकान में पहुंचा तो मेरा नौकर देवी दरवाजे पर ही खड़ा था और वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। देवी उड़ीसा का रहने वाला था और वो काफी हिम्मत वाला भी था। मुझे देखते ही वो बोला, साहब मकान तो हवादार और काफी आरामदेह है, मगर बिजली न रहने से कुछ तकलीफें हो सकती है। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, तुम सुबह से इस मकान में हो, तुमने अभी तक कोई अजीब बात देखी या कुछ सुना? हाँ साहब, मकान कुछ अजीब जरूर है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
मतलब क्या क्या? मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा। मुझे कई बार मकान के निचले हिस्से में तो कभी ऊपर के हिस्से में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती रही। 2-3 बार ऐसा भी लगा कि जैसे कोई मेरे कानों के पास ही आकर फुसफुसा रहा है, कुछ बातें कर रहा है। इसके अलावा मैंने कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, तुम डरे नहीं? नहीं साहब, इसमें डरने की क्या बात है। यह सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि चाहे जो भी हो जाए, ये उड़िया नौकर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो नवंबर का महीना था। ठंड पड़ने लगी थी। हवा में तरावट थी। रात की कालीमा गहरी होती गई। हल्के बादलों के सफेद टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी का चांद बादलों की ओर से बाहर निकल आया था। चारों ओर रूपली चांदनी बिखरी हुई थी। मकान के ऊपरी हिस्से में मैंने एक कमरा अपने लिए ले लिया था। कमरा काफी लंबा चौड़ा था, काफी हवादार भी था। वहां 3-4 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, जिनमें से होकर हवा का सैलाब कमरे में थम रहा था। कुछ देर तक मैं खिड़की के पास ही खड़ा रहा और बाहर छिटकी हुई चांदनी का आनंद लेता रहा। और तब तक देवी टेबल पर खाना लगा चुका था। खाना खाने के बाद मैं आराम से पैर फैलाकर पलंग पर लेट गया। मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था, जिसका एक दरवाजा मेरे कमरे में खुलता था। देवी ने अपने सोने के लिए उसी कमरे में इंतजाम किया था। वो भी खाना खत्म कर अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। मुझे नींद आने का प्रश्न ही नहीं था। मैं जाग रहा था। कभी कभी पलकें झपक जाती थी। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में विचित्र ढंग से गहरी सांसें ले रहा है। निश्चय ही वो किसी इंसान की सांस नहीं थी। और तभी मुझे कमरे के पास एक बड़ा सा पीला प्रकाश दिखाई दिया, जो मनुष्य के आकार के बराबर था। वो कुछ देर तक तो स्थिर रहा अपनी जगह पर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो प्रकाश छोटी सी गोली के रूप में बदल गया। प्रकाश की वो रहस्यमय गोली बहुत देर तक कमरे में चारों तरफ उछलती कूदती रही और फिर अचानक गायब हो गई। इसी के साथ एक और विचित्र घटना घटी, जिसकी मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। एकदम से अपने कमरे का दरवाजा धड़ाक से खोलकर देवी बाहर निकला। उस समय उसके चेहरे पर डर का जैसा भयानक भाव था, वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था। वो मेरे बगल से तेजी से निकल गया और मुझे फुसफुसाते हुए कहा, भागिए साहब, भागिए, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लगा जैसे वो आवाज देवी की न हो। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर मकान के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा। फिर उसने बंद दरवाजा झटके से खोला और बेतहाशा बाहर भागा। मैंने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसने मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं उस भूतहा मकान में अकेला रह गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि देवी किस बात से इतना डर गया था। कौन उसका पीछा कर रहा था? एक टॉर्च लेकर पूरे मकान का मैंने चक्कर लगाया, मगर मुझे कोई भी रहस्यमय चीज दिखलाई नहीं दी। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी। चांद पश्चिम की ओर झुक गया था। आकाश भी बिल्कुल साफ हो चुका था। मुझे बिस्तर पर लेटे हुए अभी 10 ही मिनट हुए होंगे कि मेरे सामने एक काली सी छाया प्रकट हुई। वो हर क्षण अजीब रूप धारण करती जा रही थी। उसका आकार और डील डोल किसी दैत्य की तरह था। उसका सिर मानो छत को छू रहा था। मैं विस्फारित नेत्रों से देखता रहा। मेरा खून पानी होने लगा। सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दानव रूप छाया के सिर से 2 आंखें मुझे घूर रही है। मैं चुपचाप बिस्तर पर सांस और दम साधे पड़ा रहा। अब उस छाया के ऊपरी भाग से नीले और पीले रंग के प्रकाश की 2 तेज किरणें मुझ पर पड़ रही थी, ठीक उसी ऊंचाई से जहां मैंने वो 2 आंखें देखी थी। मैंने बोलने की कोशिश की, पर गला जैसे बंद हो गया था। मैंने उठने की भी कोशिश की, मगर बेकार। मुझे लगा जैसे कोई अदम्य शक्ति मुझ पर अपना प्रभाव डाल रही है, जैसे कोई अत्यंत गतिमान महान शक्ति मेरी इच्छा और मेरे संकल्प का विरोध कर रही है। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि उस महान शक्ति का विरोध करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। मुझे उस समय असहायता का अनुभव हो रहा था। मैं बतला नहीं सकता कि मेरी हालत क्या थी। जो जो मेरी ये भावना बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे मन में भय का संचार गहरा होता गया। काफी प्रयास के बाद मैंने इच्छा शक्ति को दृढ़ किया और काफी ताकत लगाकर बिस्तर से उठा। पर तभी मुझे धक्का सा लगा और मेरा शरीर निर्जीव सा होकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा
और उसी के साथ मेज पर जलती मोमबत्ती की रोशनी धीमी पड़ने लगी। मेरा आतंक और बढ़ गया। मोमबत्ती बुझी तो नहीं, लेकिन लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी लौ को धीरे धीरे बुझाने की कोशिश कर रही है। एकाएक मोमबत्ती बुझ गई और धूप अंधेरा छा गया कमरे में। एक भयानक आतंक के भाव ने मुझे घेर लिया। गहरे अंधकार में डूबे हुए उस कमरे में मैं था और थी वो भयानक दैत्याकार विकराल काली छाया। उसकी शक्ति का मुझे इतना विकट और भयानक अनुभव हो रहा था कि मेरा रोम रोम कांप रहा था। सचमुच उस समय आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बस अब दो ही बातों की संभावना थी, या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर किसी तरह उस मायाजाल को तोड़ दूंगा। और सच मानिए, मैंने उस मायाजाल को आखिर में तोड़ ही डाला। मैं चीख उठा और उसी क्षण मुझे अपने आत्मबल का अनुभव हुआ। मुझ में उठने की शक्ति आ गई। उठते ही मैं खिड़की की ओर दौड़ पड़ा और मैंने उसका पल्ला खोल दिया। उस समय मुझे एक चीज की सख्त जरूरत थी और वो थी प्रकाश की। खिड़की खुलते ही मुझे पश्चिम में ढलता हुआ चांद नजर आया, साफ, स्वच्छ और शांत। चांद की हल्की पीली रोशनी कमरे में आ रही थी। वो काली विकराल छाया अब कमरे से गायब हो चुकी थी। मैं पलंग की ओर मुड़ा ही था कि तब मुझे ऐसा लगा कि सारा कमरा जोर से कांप उठा हो। फिर कमरे में चारों ओर चिंगारियों जैसी गोलियां निकलने लगी। हरी, पीली, लाल, नीली, वे सभी विभिन्न रंगों की प्रकाश गोलियां कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगी। उसी स्थिति में दलान में पड़ी एक पुरानी कुर्सी अपने आप खिसक कर मेरी मेज के सामने आकर रुक गई। फिर कुर्सी पर एक युवती का आकार प्रकट हो गया। वो जिंदा थी, मगर मौत की तरह भयानक। युवती काफी सुंदर थी, पर उस समय उस चेहरे पर शोक, चिंता, पीड़ा और व्यथा की मिलीजुली छाया थी। दूसरे क्षण मेज पर औरतों के श्रृंगार की तमाम वस्तुएं प्रकट हो गई और वो रहस्यमयी युवती अपना श्रृंगार करने लगी। बीच बीच में वो दरवाजे की ओर देखती थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। कमरे में अभी भी विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी गोलियां चारों ओर घूम रही थी। कमरे का दरवाजा खुला तो नहीं, पर दरवाजे के पास एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। वो आकृति किसी पुरुष की थी या शायद किसी युवक की, और देखने में वो पुराने जमाने का अंग्रेज लग रहा था। उसका पोशाक वैसा ही था। उसके चेहरे पर भी शोक का भाव था। लगा जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। और वो धीरे धीरे चलकर युवती के पास आया और उसने धीरे से पुकारा, मेहरुन्निसा। उस युवक के मुंह से मेहरुन्निसा नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। युवक को देखते ही मेहरुन्निसा खड़ी हो गई और उससे जा मिली। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे हवा में घुलते चले गए, गायब हो गए। और उसी के साथ कमरे का वातावरण भी एकदम से स्वच्छ हो गया। उस रात इशरत महल में मैंने जो कुछ देखा और सुना था, जो कुछ अनुभव किया था, उससे मेरे मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस महल में प्यासी आत्माओं की प्रबल इच्छा शक्ति का गहरा मायाजाल फैला हुआ है। मगर उसके मूल कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इशरत महल 200 वर्ष पुराना था। नवाब साहब का वो खानदानी महल था। संभव है कि वो कारण उन्हीं के खानदान के इतिहास के किसी अंधेरे पन्ने में दबा या छिपा हो। मगर अब सवाल ये था कि उनके खानदानी इतिहास का पता लगेगा कहाँ। उस दिन मैं स्टूडियो नहीं गया। दिन भर में देवी को ही खोजता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। शायद वो अपने गांव भाग गया था और अब मुझे इशरत महल में अकेला ही रहना था। अगले पूरे 10 दिनों तक वहां कोई घटना नहीं घटी और नहीं मुझे कोई अनुभव हुआ। मैं आराम से रह रहा था। मगर 11वें दिन जब मैं वापस लौटा, उस समय रात के 12 बज रहे थे। कृष्ण पक्ष की रात थी। सारी धरती और सारा आकाश अंधेरे के आगोश में डूबा हुआ था। एक गहरी खामोशी छाई हुई थी चारों तरफ। उस रात सड़क की बत्ती भी बुझी हुई थी। मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर मकान के भीतर जैसे ही घुसा, मैं स्तब्ध रह गया। मेरा पूरा शरीर भय और आतंक से रोमांचित हो उठा। न जाने कहां से भीतर खूब रोशनी हो रही थी। मकान में लंबे चौड़े आंगन में चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। बिल्कुल ताजा खून था वो।
और उस ताजे और गर्म खून से सनी लिपटी आधे दर्जन लाशें वहां पड़ी हुई थी, जिनमें एक जवान और खूबसूरत औरत की लाश भी थी, और उन सभी लाशों की गर्दनें कटी हुई थी। जरा आप ही सोचिए, उस अंधेरी और खामोश रात के समय खून में डूबी हुई उन आधी दर्जन लाशों को देखकर मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं पागल नहीं हुआ, बस यही गनीमत थी। मैं अब भी आंखें फाड़े और मुंह बाए वो विभत्स और भयानक दृश्य को देख रहा था कि तभी अचानक सामने वाली दीवार के पास एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा का भाव था। चेहरे से क्रूरता साफ टपक रही थी और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। मैं वहां पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। लगा कि किसी भी क्षण मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, और सचमुच में बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था और मेहरुन्निसा मुझ पर झुकी हुई थी। खां साहब की बेटी मेहरुन्निसा बड़े प्यार से मेरे सिर को आहिस्ते आहिस्ते सहला रही थी। मैं उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। वो कैसे और कब आई यहां? मुझे होश में आया देखकर वो मुझसे बोली, अब कैसी है तबीयत आपकी? मुझे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैंने उसी में जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन आप यहां कैसे आई?" मेहरुन्निसा बड़े सहज भाव में बोली, मैं आऊंगी कहां से? मैं तो यहीं इसी